हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर। ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जो बेसिक पोर्शन है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो आती है हमारी ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर वर्ड सुना तो सबने होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है तो हमें सबसे पहले यही समझना है। तो अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो जैसे हमारा मैथमेटिक्स में प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा, भाग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो ये सब होता है ना। इसी तरीके से हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं ऑपरेटर्स। क्या समझ में आया? जैसे अगर हमें मैथमेटिक्स में दो चीज़ों को ऐड करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्लस का। जैसे अगर मुझे 2 और 3 को ऐड करना हो तो मैं एक प्लस लगाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा कि जो प्लस है ये 2 और 3 को ऐड कर रहा है और हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो प्लस है यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ऐड करने का काम कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 - 1 लिखूँ तो ये माइनस क्या है? इन 3 में -1 क्या कर रहा है? सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं? दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं ना। दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं? दो फंक्शंस हैं, उनको तीसरे फंक्शन में किसी और में चेंज कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये प्लस और माइनस और बाकी ये परसेंटेज ये सब क्या होता है हमारे मैथमेटिक्स में होता है, इसी तरीके से ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है हमारी फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई z है। क्या है? इक्वेशन z = x² + y²। अब हमें समझना क्या है, देखो जैसे ये x² + y² है तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि z जो है वो फंक्शन है x और y का। मतलब कि अगर मैं x या y में से कुछ भी चेंज करूँगी तो मेरा z भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने x की वैल्यू पहले 1 थी और y की वैल्यू 3 थी, ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो अभी यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो गई? 1 + 9 और 10 हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर दूँ, मान लो 2 कर दी मैंने, और y की वैल्यू क्या कर दी? 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गई। यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो कितनी आ गई z की वैल्यू इस बार हमारी? 4 + 16, ये आ गई हमारी 20। तो x और y की वैल्यू चेंज करने पे हमारी z की वैल्यू भी चेंज कर रही है, तो z क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन ऑफ x और y। ठीक है, तो मतलब x और y चेंज करने पे हमारा z भी चेंज कर रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? z हमारा फंक्शन है x और y का। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन है अ रूल दैट रिलेट्स 2 और मोर वेरिएबल। ठीक है, कोई ऐसा रूल जो 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को क्या करता है? रिलेट करता है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है दैट कैन बी चेंज, मतलब जिनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है हमारे वेरिएबल। जैसे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, केमिस्ट्री में बात करें तो मैथ्स वाली हो गई। केमिस्ट्री में बात करें तो इक्वेशन होती है PV = nRT। तो हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? P = nRT/V, ये भी लिख सकते हैं ना। अब n जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम गैस एक ही गैस के ले रहे हैं तो कांस्टेंट होंगे। R भी हमारा गैस कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई कांस्टेंट। तो चेंज कौन कौन हो सकता है? T और V। तो हम कह देंगे जो हमारा प्रेशर है वो फंक्शन है हमारा T और V का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना फंक्शन देखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फंक्शन की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टर्म ऑपरेटर्स पे, क्योंकि ऑपरेटर्स के बगैर हम अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं जान सकते। ऑपरेटर इज़ द मोस्ट बेसिक पार्ट। तो ऑपरेटर्स की अगर डेफिनेशन देखें तो वो होता है हमारा प्री डिफाइंड प्रोसेस और ऑपरेशन दैट चेंज वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन और कांस्टेंट एंटाइटी। इसका मतलब क्या हुआ? प्री डिफाइंड, कोई पहले से डिफाइन किया हुआ प्रोसेस या फिर ऑपरेशन जो एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर दे या फिर एक फंक्शन को किसी कांस्टेंट वैल्यू में चेंज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास, और ऑपरेटर को हम दिखाते किससे हैं? ऑपरेटर को दिखाते हैं हम कैप से। तो कहीं भी अगर हमें ऑपरेटर को दिखाना होता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं?
ऐसे कैप लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा कोई ऑपरेटर्स है क्वांटम मैकेनिक्स का। मान लो मेरे पास कोई ए ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर क्या है हमारा d/dx, मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगा तो हम उसके ऊपर क्या ऑपरेट कर रहे हैं, d/dx ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, और एक हमने फंक्शन ले लिया 5x²। f(x) हमारा फंक्शन है, x का है ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया 5x²। तो अब हमें क्या कराना है, जो ऑपरेटर होगा वो हमारे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा। ये तो हमने कहा है ना कि कोई प्रोसेस या फिर ऑपरेशन जो एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर दे या फिर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहेंगे। क्लियर हो गया। तो अब हम कैसे ऑपरेट कराएंगे, तो ये हो गया मेरा ऑपरेटर, ये हो गया हमारा फंक्शन। वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू है हमारी d/dx और f(x) की वैल्यू है 5x²। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है या इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में मैं उसके लिए भी वीडियो एक बना दूंगी ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम देख लेते हैं। देखो क्या होता है, जब भी हम किसी x की पावर n, जैसे हमारे पास ये है कोई इक्वेशन और उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 तो हमारा कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा d/dx x²। तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा nx की पावर n-1 था, तो क्या हो गया 2x की पावर 2-1, क्योंकि n के प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास है 2, तो ये आ गया हमारा 10x। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा फंक्शन 5x² था। जब हमने उस पर ऑपरेटर, जो हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर लिया था, उसे ऑपरेट कराया तो हमारे पास क्या नया फंक्शन आया 10x। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर ने इसको हमारे दूसरे फंक्शन में चेंज कर दिया, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, ये हमारा ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब ऑपरेटर की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो जो हमें पता होनी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखें तो ऑपरेटर इज़ मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे ऑपरेटर का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है अगर हमारा कोई फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, खाली मेरे पास प्लस लिख दूँ मैं तो इसका तो कोई रोल नहीं है ना, क्या ऐड करना है। ठीक है, हमें पता है कि प्लस का मतलब ऐड होता है, लेकिन क्या ऐड करना है, कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए होगा, कोई ना कोई फंक्शन तो चाहिए होगा ना। मतलब अगर मैं 2+3 लिख रही हूँ तो उसका कोई सेंस बनता है, लेकिन अगर खाली मैं 2+ लिख दूँ या फिर खाली मैं प्लस लिख दूँ तो इस प्लस का कोई महत्व नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए ऑपरेटर इज़ मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मेरा ऑपरेटर तो है d/dx, यही ले लेते हैं ऊपर वाला डिफरेंशियल ऑपरेटर, लेकिन अगर मेरा कोई फंक्शन प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये d/dx हमें किसके ऊपर ऑपरेट करना है ना, किसके ऊपर लगाना है, तो हमें कोई नई वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑपरेटर इज़ मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन। जब भी हमें कोई ऑपरेटर ऑपरेट करना है तो हमें कम से कम 2 वेरिएबल या फिर हमें कोई ना कोई वेरिएबल की नीड होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी, ऑपरेटर इज़ डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब लेफ़्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है कि जो ऑपरेटर होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और उनको हम कैसे ऑपरेट कराते हैं, लेफ़्ट टू राइट। देखते हैं इसका एग्जांपल से। जैसे अगर मेरे पास d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है और f(x) ले लिया मैंने 4x, तो मैं लेफ़्ट टू राइट का मतलब लेफ़्ट में हम ऑपरेटर लिखेंगे, राइट में हमारा फंक्शन होगा। तो इसी से हमें क्या आएगा, कोई नया फंक्शन आएगा। जैसे 4 तो कांस्टेंट है, dx/dx, तो सिंपल क्या बन गया, आंसर आ गया हमारा 4। तो जब हमने इसको लेफ़्ट टू राइट ऑपरेट कराया तभी हमारा आंसर 4 आया है। अगर मैं 4x d/dx लिख दूँ तो क्या इसका कोई मीनिंग है, क्या d/dx इसके ऊपर ऑपरेट हो पाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हमारे जो ऑपरेटर होते हैं कैसे होते हैं, नेचर में डायरेक्शनल होते हैं, हमें उन्हें हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही ऑपरेट कराना पड़ता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स द ऑपरेटर विल बी ऑपरेटेड n नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ऑपरेटर की पावर्स ले रखी हैं, जैसे ऑपरेटर का स्क्वायर करा रखा है या उसका क्यूब ले रखा है, तो जितनी उसकी पावर होगी हमें उस ऑपरेटर को उतने ही टाइम्स ऑपरेट कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने ले लिया अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर, मेरा कोई फंक्शन हो गया f(x) का 4x²।
अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो ऑपरेटर था उसकी पावर हो गई स्क्वायर, मुझे स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन होगा उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ए स्क्वायर को अपने एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट कराना है तो इसका क्या वैल्यू होगी, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और मुझे इसे 2 बार ऑपरेट कराना पड़ेगा। ये था ना विल बी ऑपरेटेड एन नंबर ऑफ टाइम, जैसे ये था डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हमारा लिख दिया फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8x, फिर उसी वाले फॉर्मूले से डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, एन एक्स की पावर n-1। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये आ गया 8x। अब हमारा एक ही बार ऑपरेट कराया है, पावर कितनी है 2, तो कितनी बार ऑपरेट कराना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो एक बार और ऑपरेट कराएंगे और इस बार आ जाएगा आंसर 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे ऑपरेटर की nth पावर दी गई है तो ऑपरेटर को हमें n नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट कराना पड़ेगा। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो है कि अगर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में एवरी ऑपरेटर इज़ लीनियर, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है हमारी उसमें जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। अब इस लीनियर का क्या मतलब है, तो लीनियर होने के लिए भी हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट तो हम पहले ही देख लेते हैं, फॉर एन ऑपरेटर टू बी लीनियर 2 कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेरा ये कोई ऑपरेटर है और ये मेरा कोई फंक्शन है और ये हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा जो चेंज ना हो। ठीक है, चेंज जो होते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज नहीं हो रहे उन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हमारा कोई ऑपरेटर लीनियर है तो वो उस कांस्टेंट को कुछ नहीं कहेगा, वो सीधे हमारे फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। मतलब अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है हमारा फंक्शन तो वो बाहर निकल जाएगा और हमारा ऑपरेटर सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है तो हमारा ऑपरेटर कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो वही हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स हमारा ऑपरेटर है, फंक्शन हमारा 4x स्क्वायर है। तो अगर मैं अपने ऑपरेटर को अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई कराऊं तो जो मेरा फंक्शन है वो 4x स्क्वायर है, लेकिन इसमें जो 4 है वो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो 4 क्या होता है, हमेशा बाहर निकल जाता है और अंदर क्या बचता है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये जो मेरा ऑपरेटर है ये इस कांस्टेंट को कुछ नहीं कह रहा, सिंपल बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मेरा कोई फंक्शन ए है, ठीक है, और अगर मेरा कोई ऑपरेटर ए है और फंक्शन में क्या है, इस बार मेरे 2 फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों ऐड करा हुआ है, तो अगर मेरा कोई ऑपरेटर लीनियर होगा तो वो इन दोनों फंक्शन पर अलग अलग ऑपरेट होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स पे अलग ऑपरेट होगा, जी ऑफ एक्स पे अलग ऑपरेट होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर से यही हमारा ऑपरेटर आ गया, ये हमारा कोई फंक्शन है, तो अगर मुझे इसको ऑपरेट कराना है तो हमें पता है कि ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर पे अलग ऑपरेट हो जाएगा और डी बाई डी एक्स इस x पे अलग ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, और अलग अलग हमें वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है, ये इसने अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, हम कह सकते हैं दोनों पे ऑपरेट हो गया, तो ये जो हो जाएगा हमारा कैसा हो गया, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो 2 कंडीशंस थी, एक कि वो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहता, और ये कि अगर हमारे एक से ज़्यादा टर्म्स प्रेजेंट है हमारे फंक्शन में तो हर टर्म पर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। तो ये होता है हमारा लीनियर ऑपरेटर। अब हम कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ लीनियर। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन और दूसरा है स्क्वायर। इंटीग्रेशन को हम किससे दिखाते हैं, इस वाले साइन से दिखाते हैं। मान लो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x है, तो मुझे क्या करना है, 4x का इंटीग्रेशन करना है। इस बार हमारा ऑपरेटर इंटीग्रेशन है, तो लगाते हैं ए एफ ऑफ एक्स करते हैं। ए क्या है हमारा, इंटीग्रेशन है, फंक्शन क्या है 4x। अब इसके साथ हम क्या लेते हैं, dx लेते हैं ना, यहाँ पे हमारा x का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लगा दिया हमने dx। तो देखो फर्स्ट तो ये था ना
फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि जो हमारा कांस्टेंट है वो सिंपल बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहता। तो 4 बाहर आ गया, x ऐसे ही रहने दिया। तो ये 4 तो हमको कुछ नहीं कहा है ना, इसने सिंपल क्या आ गया 4x² आ गया है। जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे तो हम देख लेंगे कैसे हुआ है ये। वैसे हुआ ही ऐसे कि अगर हमारे पास x⁴n d(x) होता है तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होता है x⁴n+1/n+1। तो इस तरीके से यहाँ पे पावर 1 थी ना, तो यहाँ पे x² हो गया है। तो ये इसने क्या हुआ, इसने हमारे कांस्टेंट को कुछ नहीं कहा, सिंपल ऐसे हो गया, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा एक लीनियर ऑपरेटर। तो इंटीग्रेशन तो हो गया हमारा लीनियर ऑपरेटर। अब बात करते हैं स्क्वायर की। फंक्शन 4x ही है, इस बार ऑपरेटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, a f(x) करा, क्या हुआ, ऑपरेटर क्या है इस बार स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे करके लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती ना। ये जो मेरा 4 कांस्टेंट था इसे मैं ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो इसकी वैल्यू आएगी 16x²। इस ब्रैकेट से बाहर मैं इस 4 को नहीं निकाल सकती हूँ, ये नॉट इजिकल्स टू है ना इसके, ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसलिए हमारा जो स्क्वायर है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि वो हमारे इस कांस्टेंट को क्या कर रहा है, इस कांस्टेंट को भी तो चेंज कर रहा है ना। इसलिए हमारा जो स्क्वायर होता है या फिर स्क्वायर रूट होता है वो हमारे लीनियर ऑपरेटर्स नहीं होते। ठीक है, तो हम और क्या कह सकते हैं कि हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट भी है। तो क्या है वो, For every observable in classical mechanics there is an operator in quantum mechanics। अब यहाँ पर 3 टर्म्स इंक्लूड हुई हैं, एक ऑब्जर्वेबल, क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑपरेटर्स और क्वांटम मैकेनिक्स, 4 टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करती है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स जो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, या जिनके ऊपर क्या कर सकते हैं हम F=ma न्यूटन्स के लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और उस लॉ या फिर उन फॉर्मूलेस को यूज़ करके हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो होती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स। अब हम क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील नहीं कर पा रही थी, इसलिए हम मूव करे थे क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सब के ऊपर मूव करे थे। अब क्या कहा है इसमें कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी ऑब्जर्वेबल होते हैं उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर हम देख चुके हैं क्या होता है, अभी हमने बात करी है ऑपरेटर, जिस तरीके से प्लस माइनस उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर। लेकिन अभी ऑब्जर्वेबल क्या है हमें समझना इसे, है ना। तो अगर मैं ऑब्जर्वेबल की डेफिनेशन लिखूं तो ऑब्जर्वेबल की डेफिनेशन होती है वेरिएबल्स दैट कैन चेंजेस विद द मोशन। मतलब जो भी चीज़ हमारी मोशन के साथ चेंज होगी उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल कहते हैं। इसे समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, ये मेरे पास पेन है, अगर मैं इसको ऐसे करके मूव करा रही हूँ, ठीक है, ये मैं इस पेन को कैसे भी करके मूव करा रही हूँ, तो इस पेन की पोजीशन भी चेंज आ रहा है ना। ये पेन अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करा रही हूँ तो पहले पोजीशन यहाँ पे थी, फिर पोजीशन यहाँ पे हो गई, तो क्या हुआ, ये मेरा पेन की पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन भी क्या हो जाएगा हमारा एक ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। तो पोजीशन हो गया। और इस पेन को मूव कराने पे क्या क्या चेंज हो रहा है, इस पेन का मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। मोमेंटम क्या होता है, mv होता है ना, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो मोमेंटम भी क्या हो गया हमारा एक ऑब्जर्वेबल हो गया। तीसरा, इस पेन को इसको चलाने से क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो इसकी एनर्जी में भी चेंज आ रहा होगा ना, अगर मैं ऐसे ऐसे करके चेंज करा रही हूँ, इसका मोशन करा रही हूँ, और वो मोशन कैसा भी हो सकता है, तो इसकी एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे हो जाते हैं ऑब्जर्वेबल। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, इन सब के लिए एक ऑपरेटर हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में डिफाइंड होता है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स कैसे कैसे डिफाइंड होते हैं ये हम अब टेबल से देखेंगे, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेमेस्ट्रल एग्ज़ाम है तो आपको ये टेबल अपने क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स वाली वीडियो में भी बनानी, मतलब क्वेश्चंस में भी बना के आनी है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया टेबल।
ठीक है, क्या क्या लिखा है मैंने, ऑब्जर्वेबल और साथ में ऑपरेटर। ऑब्जर्वेबल जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है उनके लिए हम देखेंगे कि हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे कैसे ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मोशन के साथ सबसे पहले क्या चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोजीशन का ऑपरेटर। तो पोजीशन को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई जेड कहाँ से आए हैं, हम सबको पता है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई पार्टिकल दिखाना है कि मेरा पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसकी पोजीशन बता सकती हूँ ना कि ये 2:1 में प्रेजेंट है। मतलब 2 एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट चलेंगे तब ये पार्टिकल मिलेगा, और वाई एक्सिस पे 1 पॉइंट चलेंगे तब ये पार्टिकल मिलेगा। तो पोजीशन को हम एक्स वाई जेड की टर्म में बता सकते हैं। उसके लिए जो ऑपरेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। सिंपल हमने क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। अब ऑपरेटर का क्या काम होता है, ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन करता है ना, मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है। तो कैसे करेगा, कोई ना कोई ऑपरेशन लगा के करेगा। तो इसका सिंपल काम होता है कि अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर है एक्स और फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, तो ये सिंपल क्या कर देते हैं हम, इसकी हो जाती है मल्टीप्लाई, पोजीशन की सिंपल मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन बाई एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम पोजीशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = mv होता है। ये तो हो गया हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में। ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज हो जाता है। अगर हम px की बात करें, px x डायरेक्शन में हम मोमेंटम ले रहे हैं, ऑपरेटर है तो कैप लगा दिया। इसका फॉर्मूला होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। आयोटा इमेजिनरी पार्ट, एच कट क्या होता है, एच कट की वैल्यू h/2 होती है ना, इसको हम एच कट लिखते हैं। तो आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से पी वाई क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, और पी जेड हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो। ये आपके अगर सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो तो भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी नेट या गेट के लिए पढ़ रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा हमारा कि अगर मेरा a = p ऑफ x है और f ऑफ x मेरा कोई फंक्शन है, तो हम अगर a को f ऑफ x पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, p ऑफ x f ऑफ x, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। a की वैल्यू p ऑफ x थी ना, और p ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच कर डेल बाई डेल एक्स f ऑफ x। तो पहले हमें अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद हमें उसे माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल है। पी एक्स की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स थी, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स था, तो हमने अपने इस ऑपरेटर को अपने फंक्शन पे ऑपरेट करा दिया। कैसे कराएंगे, पहले डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑपरेटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में थे, पी जो था हमारा एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में था, तो टोटल क्या हो जाएगा, पी = पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, तीनों को ऐड कर देंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। पी वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई, और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड। माइनस आयोटा एच कट तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। ये हो गया हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये सभी आपको याद रखना है, और ये आगे जाके बहुत यूज़ भी होने वाले हैं हर डेरिवेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, 1/2 mv² होता है।
अगर मैं इस 1/2 mv² को m से मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा 1/2 m²v²/m, ठीक है ना। और अभी हम पढ़ के आए हैं जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, p = mv होता है। तो mv के प्लेस में मैं p रख सकती हूँ ना, p² क्या हो जाएगा m²v² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा p²/m, ठीक है। तो ये भी क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अभी हमने क्यों निकाला है, क्योंकि p हम निकाल के आए हैं अभी, तो हमारे लिए इजी पड़ जाएगा। तो अगर हम अपनी काइनेटिक एनर्जी की बात करें k(x) की, ठीक है, x डायरेक्शन में हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो क्या होगा हमारा 1/2 px²/m, यही हो जाएगा 1/2 m, ऐसे ही रहने दो। px की वैल्यू क्या आती, -i(del/del x², ठीक है, क्योंकि px हमारा यही था ना -i(del/del x), ठीक है। तो ये भी हमारी वैल्यू पुट कर दी, क्या हो जाएगा 1/2 m, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और i का स्क्वायर h का स्क्वायर del²/del x², ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, देखो i² की वैल्यू क्या होती है -1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, i² की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -h²/2m del²/del x²। ये हो गई हमारी k(x) का वैल्यू। मतलब अगर हमें किसी भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, किसी भी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की या किसी चीज़ की, तो हमें ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट कराना पड़ेगा अपने फंक्शन के ऊपर और फिर हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ky क्या हो जाएगा -h²/2m del²/del y², और kz क्या हो जाएगा हमारा, kz हो जाएगा हमारा -h²/2m del²/del z², ठीक है। बस हमने x, y और z चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फिर वही k क्या हो जाएगा kx + ky + kz हो जाएगा ना, ये इसमें ले रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ही पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा टोटल kx क्या है -h²/2m del²/del x², फिर ky क्या है हमारा -h²/2m del²/del y², और फिर हमारा kz क्या है -h²/2m del²/del z², ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -h²/2m कॉमन ले लेते हैं, 2m, अंदर क्या बचा del²/del x² प्लस del²/del y² प्लस del²/del z², ठीक है। अब ये जो होता है ना ऑपरेटर, इसका एक नाम होता है, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा बना के, ठीक है। और ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम होता है लाप्लासियन ऑपरेटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आ गई हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। नेक्स्ट होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, किससे दिखाते हैं v से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा vx, vy, vz, ये होते हैं हमारे एक्स वाई जेड में पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। सिंपल कैप लगा देते हैं, इसमें कुछ याद करने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं, अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, हमने पोटेंशियल एनर्जी देख ली, अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी को, अगर हम ई से दिखाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहाँ पर हम दिखाते हैं एच से, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं एच से, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर देख लेंगे। के की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या आती है हमारी वैल्यू के की -h²/2m del²/del x² प्लस del²/del y² प्लस del²/del z², ठीक है। v क्या है हमारा टोटल, क्या हो जाएगा v x y z, यही हो जाएगा x y z तीनों डायरेक्शंस में। और क्या लिख सकते हैं इसे हम 2m, और साथ में लिख सकते हैं del² प्लस v ऑफ x y ऑफ z। तो ये जो h कैप होता है, ये होता है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो
हमें क्वांटम मैकेनिक्स में ये बताता है कि हमारी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर हमें किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो हमें अपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। मैंने जितने भी ऑपरेटर लिखवाए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से हर एक को देख लीजिएगा और तैयारी भी कर लीजिएगा इसकी। देखो, जो मोमेंटम होता है वो होता है हमारा p। ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई, दिखाते किससे हैं, एल से, एल से डिनोट करते हैं। अब एंगुलर है ना और मोमेंटम है, मोमेंटम p हो गया। अगर किसी लीनियर मोमेंटम को हमें एंगुलर मोमेंटम में चेंज करना हो तो हम उसके r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का। अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर क्या होती है, आर तो हमारा पोजीशन का वेक्टर हो गया, तो ये होता है इसकी वैल्यू XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है, P क्या है हमारा, PXI प्लस PYJ प्लस PZK। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें निकालनी पड़ती है। देखो आप समझ लो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इसके लिए एक मैट्रिसेस बनाते हैं। मैट्रिसेस में कैसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी IJ और K है, यहाँ पे भी IJ और K है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं IJ और K। ठीक है, R में क्या है, X है ना, X लिख दिया, इसमें क्या है Y है तो Y लिख दिया, इसमें क्या है Z है तो Z लिख दिया। नीचे क्या लिखेंगे, PX PY और PZ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, सबसे पहले इसे देखो, I लिखा हमने। अब हमें क्या करना है, इस वाली रो को और इस वाली रो को छुपा लेना है, और हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, तो क्या हो जाएगा y p ऑफ z, और इसकी करना है माइनस z p y। इसको निकालना था ना, तो इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, माइनस क्या करना है z p y। अब माइनस लगाना है j बीच वाला। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को छुपा लेंगे और इस वाली रो को छुपा लेंगे। क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई pz से, z की मल्टीप्लाई px से, क्या करा x pz माइनस z ऑफ px। अब लास्ट बचा है प्लस की, तो हम कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसकी रो को छुपा लेते हैं। k की कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू निकालनी है तो इसकी रो को छुपा लिया, क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई py से, y की मल्टीप्लाई px से, तो x ऑफ py माइनस y ऑफ px। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। i की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर और ऐसे छुपा लेंगे इसकी रो को, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको छुपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे ही ये कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारी l की वैल्यू। अब जो l है वो टोटल l क्या होगा, Lx ऑफ i प्लस Ly ऑफ j प्लस Lz ऑफ k होगा, तीनों का सम ही तो होगा x y और z डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया i y p z माइनस z ऑफ p y माइनस j कैप x p z माइनस z p x, और ये क्या हो जाएगा प्लस k ऑफ x पी वाई माइनस वाई ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इनकी अलग अलग वैल्यू अगर हम इसे इक्वेट कर दें तो एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, ये इसकी इक्वल इक्वेट हो जाएगा। अगर हम एल वाई की बात करें तो एल वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स। ये माइनस था ना, माइनस यहाँ पे जाके माइनस का हो गया और ये वाला माइनस माइनस प्लस का हो गया। और एल जेड की बात करें तो क्या हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई ऑफ पी एक्स। तो ये हो गए हमारे एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स। तीनों अलग अलग निकाल दे, इक्वेट इसलिए करा है, ये एल एक्स की डायरेक्शन में ये वाला पार्ट आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट आई है। जे का पार्ट ये वाला था तो एल वाई का पार्ट ये वाला हो जाएगा और एल जेड हमारे की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो ये थे हमारे total operators in quantum mechanics. Thank you so much.